जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जो गीत गाया गया वह परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी का सबसे प्रिय ऐसा गीत था। आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। यह अंतिम सत्र है। पहले ही उद्घाटन के सत्र में हमने कड़ी के हमारे चेहरा परिचित लोग, कड़ी के परिसर के स्वदेश प्रेमी देशभक्त लोग, सभी स्वागत समिति के लोग, पत्रकार, प्रबंधक और शिक्षा संस्थाएं जिन्होंने सहयोग देने के कारण ही यह सम्मेलन हो सका, इन सब के प्रति आभार प्रदर्शन किया है। उसी आभार प्रदर्शन को मैं अभी दोहरा रहा हूँ। यह अंतिम सत्र है। समारोह के भाषण में एक पद्धति ऐसी है कि सम्मेलन में जो जो हुआ उसको संक्षेप में दोहराना, और इसका कारण है कि सामान्य आदमी की स्मरण शक्ति कमजोर होती है। किंतु मैं समझता हूँ कि इसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं की स्मरण शक्ति कमजोर नहीं है और इसलिए उसको दोहराने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। एक बात जिसका जिक्र समारोह के भाषण में करना आवश्यक है वो ये है कि स्वदेशी जागरण मंच की विरासत, लीगेसी क्या है। 1920 की बात, मैंने आज से 83 साल पहले की बात है। नागपुर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन के स्वागत समिति के सक्रिय सदस्य इसमें थे, परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी थे। मैं 1920 का उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि उस समय भारत का वायुमंडल क्या था। 1917 में रूसी क्रांति हुई थी, कम्युनिस्टों का शासन रूस में आया था। उसके बाद हिंदुस्तान के सभी नेता, बिल्कुल लाला लाजपत राय से लेकर पंडित नेहरू तक, सभी नेता यही विश्वास रखते थे कि दुनिया भर के कैपिटलिज्म को, पूंजीवाद को नष्ट करने का काम अब कम्युनिज्म करने वाला है। इस वायुमंडल में सब लोग ये तो जानते हैं कि डॉक्टर हेडगेवार जी कांग्रेस सेवा दल के प्रमुख थे, किंतु दूसरी बात नहीं जानते कि उन्होंने ड्राफ्ट किया हुआ एक रिजोल्यूशन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पास भेजा था। उसमें कहा गया था कि इस नागपुर के अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना ध्येय घोषित करना चाहिए। वह द्विविध होना चाहिए। एक, भारत को स्वतंत्र करते हुए उसमें गणतंत्र की स्थापना, और दो, विश्व के सभी देशों को पूंजीवाद के चंगुल से मुक्त करना। यह हमारा ध्येय घोषित होना चाहिए। स्पष्ट है कि अन्य नेताओं के समान डॉक्टर हेडगेवार जी यह मानने को तैयार नहीं थे कि कैपिटलिज्म को खत्म करने का काम कम्युनिज्म करेगा। ऐसा यदि मानते तो ड्राफ्टिंग ऐसा न होता कि विश्व के सभी देशों को
पूंजीवाद के चंगुल से मुक्त करना, तो कम्युनिज्म खत्म नहीं कर सकेगा और अंत में विश्व के सभी देशों को कैपिटलिज्म पूंजीवाद से मुक्त करने का जिम्मा भारत को ही उठाना पड़ेगा। यह उनकी दूरदृष्टि 1920 में प्रकट हुई, उसका केवल मैं स्मरण दिलाना चाहता हूँ। वही हमारी विरासत है। अब यह सम्मेलन समाप्त होते आया है, यह अंतिम सत्र है और इसमें हमने वापस जाने के बाद यहाँ का क्या संदेश लोगों को देना है, यह बताने की आवश्यकता है। आज की स्थिति हम जानते हैं। एक स्पष्टीकरण देना मैं आवश्यक समझता हूँ। चूंकि इतने साल तक केवल विश्व व्यापार संगठन के बारे में ही आंदोलनात्मक संघर्षात्मक काम करने का जिम्मा स्वदेशी जागरण मंच को उठाना पड़ा, इसके कारण एक गलत फहमी कुछ लोगों की है कि हम केवल विश्व व्यापार संगठन के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा नहीं। आज हमारा फोकस विश्व व्यापार संगठन पर है क्योंकि सबसे बड़ा संकट वो है। तो भी हम जानते हैं कि देश की जनता के लिए इसके अलावा भी कुछ संकट है, वो हमारे आंखों से ओझल नहीं है। भारत सरकार की गलत आर्थिक नीतियां और भारतीय उद्योगपतियों की, पूंजीपतियों की तृष्णा, मोनोपोली कैपिटलिस्ट बनने की इच्छा, ये दो बड़े संकट हमारे आंखों से ओझल नहीं है। किंतु इस समय सबसे बड़ा इमीडिएट तात्कालिक संकट इस नाते WTO की ओर हम ध्यान दे रहे हैं। WTO की आज की स्थिति का विवरण उद्घाटन भाषण में किया है। वो एक क्रूशियल पॉइंट पर आ गया, ऐसे पॉइंट पर आ गया कि डेवलप्ड कंट्री ने जान लिया है कि पहले जैसा होता था कि डेवलप्ड कंट्रीज ने आपस में तय करनी ना कि उनके लिए लाभदायक क्या है और फिर बाकी लोगों को दबाव में लाकर कहना कि ऐसा वोटिंग करो और वो नहीं चलेगा, ये उन्होंने समझ लिया। कैनक्यून के कॉन्फ्रेंस में सब लोगों ने इसको समझ लिया और इसके कारण एक अलग रणनीति वो अपना रहे हैं, जिसका मैंने विवरण किया संक्षेप में। अशुभस्य कालहरणम, माने कोई भी फैसला तुरंत ऐसा न हो, क्योंकि आज ऐसे क्रूशियल पॉइंट पर पहुंच गए कि विकसित देशों के लिए अनुकूल फैसला होगा तो विकसनशील गरीब देशों के लिए वह घातक होगा, और विकसनशील गरीब देशों के लिए अनुकूल फैसला होगा तो विकसित गौर देशों के लिए वह घातक होगा। ऐसे क्रूशियल पॉइंट पर पहुंच रहे और इसके कारण अब यह अशुभस्य कालहरणम चल रहा है। ऐसे समय क्या नीति अपनाना? अशुभस्य कालहरणम लंबे देर तक नहीं चल सकता। आज जिनके ध्यान में नहीं आया कि यह क्या रणनीति है, सो सब समझ जाएंगे कि यह अशुभस्य कालहरणम है। तो इस समय आगे क्या होगा इसके विषय में निश्चित ना हम भी जानते हैं ना वो भी जानते हैं, लेकिन अपनी दृष्टि से इस सम्मेलन का मैसेज जो कार्यकर्ताओं को देना है, जनता को देना है, वो यही है कि होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अच्छे से अच्छी परिस्थिति आएगी ऐसी हम आशा करें, हालांकि हम जानते आने वाली नहीं, और खराब से खराब परिस्थिति आई तो उसका मुकाबला करने की भी हम तैयारी रखें, और उस दृष्टि से संगठन मजबूत हो, स्वदेशी जागरण मंच का संगठन का ढांचा मजबूत हो, हमारा संपर्क विस्तृत हो, हर गांव में हम पहुंचे और स्वदेशी का
मंत्र लोगों को बताए। और साथ ही साथ और एक बात है जिसका उल्लेख मैं बाद में करने वाला हूं। तो संगठन और संपर्क, यह इमीडिएट काम हमारे सामने है और यह संदेश लेकर हम जा रहे हैं। संगठन के दृष्टि से हर स्तर पर अच्छी वर्किंग टीम तैयार हो, जिसको कहा जाता है मास्टर माइंड ग्रुप। हर स्तर पर, ग्राम के स्तर से लेकर तो मंडल, जिला, प्रदेश, केंद्र के स्तर पर मास्टर माइंड ग्रुप तैयार हो, यह संगठन के लिए आवश्यक है। और संपर्क तो करना ही है। हर गांव में जो अशिक्षित लोग हैं, अनाड़ी लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको पता ही नहीं क्या हो रहा। पूजनीय महात्मा गांधी जी को एक बार राजनेताओं ने पूछा कि कोई भी राष्ट्रीय नीति तय करते समय सबसे ज्यादा ख्याल में रखने लायक कौन सी बात है। महात्मा जी ने कहा कि राष्ट्रीय नीति तय करते समय इसका ख्याल करो कि देहात में जो अनाड़ी गरीब ऐसा व्यक्ति पड़ा हुआ है, उसके ऊपर आपके राष्ट्रीय नीति का क्या असर होगा, यह ध्यान में रखकर फिर नीति तय करो। ऐसा पूजनीय महात्मा जी ने कहा था। यही आज ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और इस दृष्टि से संगठन और संपर्क, यहाँ से जाने के बाद तुरंत ये दोनों काम शुरू होने चाहिए, क्योंकि तरह तरह की परिस्थितियां निर्माण हो सकती है। इसीलिए कहा कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। खराब से खराब परिस्थिति आएगी तो क्या होगा, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। विकसित गोरे देश ये तो समझ गए कि विकसनशील गरीब देश अब अपनी बात केवल दबाव में आकर मानने वाले नहीं, यह तो समझ गए। लेकिन वो चुपचाप नहीं है। एक तरफ वार्ता चल रही है, लोगों से बात कर रहे हैं, यह भी स्वीकार कर रहे हैं कि अरे भाई इशू क्या है, हमको पता ही नहीं था। आपको आश्चर्य होगा कि चेयरमैन ऑफ विश्व व्यापार संगठन, चेयरमैन ऑफ द जनरल काउंसिल ऑफ विश्व व्यापार संगठन प्रकट रूप से स्वीकार कर रहे कि इशू क्या है, इसको हमको कल्पना ही नहीं थी। अब जब बातें कर रहे हैं हम लोगों से, तब कल्पना आ रही है कि इशू क्या है। मैंने इतनी दिन आपने क्या किया, चूंकि दबाव नहीं था, इशू समझ लेने की आवश्यकता नहीं थी। तो इस तरह से एक तरफ वो बातें चला रहे, लेकिन दूसरे तरफ सैबोटाज करने का भी प्रयास हो रहा है। गरीब देशों के नेताओं को, अफसरशाही को खरीदने का प्रयास हो रहा है। उनके पास पैसा बहुत है। और जहाँ तक हमारे देश का सवाल है, हम जानते हैं कि हमारे देश में भी दो तरह की सरकारें हैं। एक तो है परमानेंट सरकार, माने अफसरशाही, ब्यूरोक्रेट्स, और दूसरी है टेम्पररी सरकार, जो चुनाव के बाद आते जाते रहते हैं। और परमानेंट सरकार के नौकरशाही को यह भरोसा है कि ये जो आने जाने वाले मिनिस्टर है, ये कुछ नहीं जानते, इनका अध्ययन नहीं है, इसलिए हम जो कहेंगे उसी डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करना इनके लिए बाध्य हो जाएगा। यह आत्मविश्वास उनके अंदर है। और ऐसे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अफसरशाही है, उनमें से कितने लोग खरीदी जा सकते हैं और कितने खरीदी नहीं जा सकते, इसका हिसाब लगाना कठिन है। आजकल समाचार पत्र आप पढ़ रहे हैं, समाचार पत्र पढ़ने से आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ अनपरचेसेबल कौन है, जिसकी गिनती करना आसान है, परचेसेबल कौन है, इसकी गिनती नहीं की जा सकती। ऐसे परचेसेबल लोगों के आधार पर अपनी नीति हमें तय करनी है। इसलिए जनता को सावधान करने की आवश्यकता है और इस स्थिति में लाने की आवश्यकता है कि जो स्वदेशी जागरण मंच के पहले मीटिंग में दिल्ली में कहा गया था कि इस तरह के जो नौकरशाह है
उनको हम खोज लेंगे, उनको हम नग्न करेंगे और उनके ऊपर सामाजिक बहिष्कार करेंगे। माने उनके साथ कोई सामाजिक संबंध न रहे, उनके पास जाना नहीं, उनके यहाँ जाना नहीं, उनके यहाँ नौकरी करना नहीं, उनके कपड़े धोना नहीं, बर्तन धोना नहीं, कुछ भी काम करने के लिए उनके पास कोई न जाए। ऐसा सामाजिक बहिष्कार ऐसे लोगों पर किया जाए। यह बात पहली मीटिंग में कही गई थी, आज उसी को दोहराने की आवश्यकता है। इस तरह से आज के परिस्थिति में संगठन और संपर्क, ये दो प्रमुख बातें ये सम्मेलन के संदेश के नाते लेकर जाना चाहिए। एक बात केवल रही, ऐसा है, पिछले वर्किंग कमेटी की मीटिंग में हमने यह बात कही थी। हमने यह कहा था कि अब यह समय नज़दीक आ रहा है कि जब स्वदेशी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, माने विकास का स्वदेशी मॉडल क्या हो, यह वर्कआउट करना, स्पेल आउट करना, इसकी आवश्यकता हो रही। उस समय कुछ लोगों को ऐसा लगा, एक काहे के लिए विकास की बात कर रहे, ये तो बड़ी लंबी बात है, दूर की बात है। किंतु इस चुनाव में आपने देखा होगा, ये दूर की बात नहीं है। चुनाव में अलग अलग राजनीतिक दलों ने विकास को चुनाव का मुद्दा बनाया। चुनाव और उत्तम प्रशासन ये प्रमुख मुद्दे बनाए गए। इससे आपको यह तो कल्पना आई होगी कि विकास का कितना महत्व है। विकास की कल्पना, स्वदेशी मॉडल उसका बनाना बहुत आवश्यक है। विदेशी मॉडल हमारे लिए काम नहीं कर सकता। जो पश्चिमी मॉडल है उसमें उनके पैरामीटर्स अलग है, भौतिक है। जीडीपी, जीएनपी, लोगों के पास कितना पैसा है, इनकम, ये सारी जो है ये पैरामीटर्स उनके हैं, सारे भौतिक हैं। इसको हम पूरे पैरामीटर्स नहीं मानते, पूरा पैराडाइम नहीं मानते। पैराडाइम में वास्तव में उद्देश्य ये होना चाहिए कि हर आदमी को जो उसकी आवश्यकताएं हैं, मौलिक आवश्यकताएं हैं, माने रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन सब बातें को उसको उपलब्ध करा देना, यह पहली बात। और दूसरी कि उस मॉडल के अंतर्गत हर व्यक्ति का विकास व्यक्तिगत कैसा होगा, पर्सनल डेवलपमेंट, व्यक्तिगत विकास कैसे होना, ये दो बातों को लेकर स्वदेशी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट विकसित करना चाहिए। किंतु हम जानते हैं, और यह वर्किंग कमेटी के सामने भी कहा गया, कि हम लोग तो डे टू डे एक्टिविटी में लगे हुए हैं। हम में से थोड़े से लोग इस बौद्धिक काम के लिए उपयुक्त हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम डे टू डे एक्टिविटी में लगे हुए हैं। इसलिए हर स्तर पर ऐसा मॉडल तैयार करने के लिए जो बुद्धिमानी चाहिए, ऐसे बुद्धिमानी रखने वाले लोगों की खोज करना, जिसको कहा गया हंट फॉर द टैलेंट्स, माने बुद्धिमान लोगों की खोज, ये आवश्यक है। वो अभी से करना आवश्यक है। तो इस तरह से तीन बातें संदेश के रूप में लेकर जाना है। एक मजबूत संगठन, दूसरा विस्तृत संपर्क और उपयुक्त बुद्धिमान लोगों की खोज। तीन बातों को लेकर हम अपने यहाँ जाए, लोगों को बताए। इतना ही कहता हुआ मैं मेरा भाषण पूरा करता हूँ। चलिए हट जाइए, एक मिनट। अरे आप जल्दी से चरण
इंदौर वाले एक मिनट लगा ना, एक मिनट है ना भाई साहब, आपका हो गया ना, हो गया, एक मिनट। अरे बाबू जी हमारी गाड़ी है। एक मिनट नहीं प्लीज हटिए, नहीं आपने नहीं अभी आप एक मिनट भाई साहब साइड दीजिए। आपको रनिंग की रास्ता में गाड़ी है, आप हट जाइए प्लीज। सड़क मत होने दीजिए प्लीज। आपको हमारे लिए गाड़ी पकड़ने चलो रनिंग में खींच लो ना। हाँ ठीक है, सबको आशीर्वाद दे। हो गया ना।